हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट वीडियो में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को डिस्कस किया था। आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के इस सेकंड पार्ट में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं, रियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं, और जब स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन को हम इंक्रीज़ करते हैं तो फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या चेंजेस आते हैं उनको डिस्कस करते हैं, और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करता हूँ माइल्ड स्टील के लिए टेंशन में। क्लियर? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन। क्लियर? अब मुझे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करना है तो फिर किसके बीच में प्लॉट होगा ये कर्व? वो नॉमिनल स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेन के बीच में प्लॉट होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लेते हैं स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए वो ओरिजिनल एरिया लेते हैं स्पेसिमेन का, हम एक्चुअल एरिया कंसीडर नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं और ये ग्राफ प्लॉट कैसे होता है उसको बताता हूँ। हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, जैसे आप यूटीएम बोलते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिमेन लगाते हैं, बार लगाते हैं, और उस बार पे हम फोर्स को ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं। मतलब जो लोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जब लोड आप इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, तो हमें कुछ स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ मिलती हैं, और उन वैल्यूज़ को अगर मैं उन वैल्यूज से मैं अगर एक कर्व बनाऊं तो वो कर्व कुछ इस तरह का दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे इस कर्व पे कुछ पॉइंट्स को मार्क किया। अब सबसे पहले मैं इस कर्व को समझता हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बोला कि हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, नॉमिनल स्ट्रेस वर्सेस नॉमिनल स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया। तो फिर जब आप लोड को अप्लाई करते हैं स्पेसिमेन के ऊपर और ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, ओ से लेके ए तक मटेरियल जो है वो लीनियर रिलेशनशिप में होता है। मतलब जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक, फिर पॉइंट बी जो है वो कौन सा पॉइंट है? देखिए यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, और जो बी पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ तक भी मटेरियल के अंदर जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनली होती है, मतलब लीनियर बिहेवियर ही शो करती है। वो ए और बी बहुत पास पास होता है, ए बी और ये जो सी डैश हैं ये बहुत पास पास होते हैं माइल्ड स्टील के अंदर। ठीक है, ये जो सी डैश है, ये सी डैश क्या है? ये अपर यील्ड पॉइंट है। ठीक, और सी क्या है? ये लोअर यील्ड पॉइंट है। अब ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम सी डैश टू सी इज ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। कि कार्बन एटम के स्लिपिंग के कारण जो हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज होता है उसके कारण ये सी डैश और सी दो पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि डिज़ाइन में हम जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है वही कंसीडर किया जाता है। मतलब लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, जिसे आप सिग्मा वाई बोलते हैं, इसी स्ट्रेस को हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। हालांकि ये पॉइंट बहुत पास पास होते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम लोअर यील्ड पॉइंट ही कंसीडर करते हैं डिज़ाइन में। अब जो ई पॉइंट है इसे बोला जाता है अल्टीमेट पॉइंट। ये अल्टीमेट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाती है, उसे सिग्मा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? और जो एफ पॉइंट है इसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ब्रेक कर जाता है। क्लियर? अब जो है ये मैं रीजंस की बात और कर लेता हूँ कि ये ओ से लेके ए तक कौन सा रीज़न है, बी सी रीज़न क्या है, और मैं डिफरेंट रीजंस को मैंने वहाँ पे लिखा है उनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओ से लेके ए तक मटेरियल जो है वो लीनियर बिहेवियर में होता है, या ओ से लेके बी तक भी वो लीनियर रिलेशनशिप में ही होता है, और बी से लेके सी जो है वो नॉन लीनियर बिहेवियर देता है,
उसके बाद सी डी जो पोर्शन है वो प्लास्टिक यील्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे जो मटेरियल के अंदर यील्डिंग होती है उसे हम प्लास्टिक यील्डिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेन इंक्रीज होती है। देखिए यहाँ पे ये इस लाइन के पैरेलल है, मतलब जो स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इसको प्लास्टिक यील्डिंग बोलते हैं। उसके बाद जो DE पोर्शन है इसे स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज बोलते हैं, ठीक है। और EF जो है वो उसमें मटेरियल के अंदर नेकिंग स्टार्ट होती है। देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग भी लिखा है, ये इलास्टिक रीजन है, ये यील्डिंग है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग है और वो नेकिंग है। मतलब ये वाले पोर्शन में मटेरियल जो है वो खिंचने लगता है, उसके अंदर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे हम स्ट्रेन सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो मैंने यहाँ पे इसको शो भी किया कि जो EF रीजन है इसमें क्या होता है वो मैंने यहाँ पे शो किया कि EF रीजन में क्या होता है कि मटेरियल जो है वो स्लिप करने लगता है, और स्लिपिंग होती है इस कारण से यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस नेकिंग के कारण ही मटेरियल फेल होता है। मतलब माइल्ड स्टील में जो फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन शेप का होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कप एंड कोन शेप फ्रैक्चर इन माइल्ड स्टील, कि माइल्ड स्टील में जो फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन शेप का, कि मतलब एक पार्ट थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और दूसरा कुछ इस तरह का, तो जो फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन शेप का होता है। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो C' है अप टू C' जो स्ट्रेन होती है वो ऑलमोस्ट 0.12% होती है, और जो D के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होती है वो 1.4% के आसपास होती है। ठीक, मैंने कहा कि C' के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होती है वो 0.12% के आसपास होती है, और D' के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होती है वो 1.4% के आसपास होती है, और जो फ्रैक्चर के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है वो 20 to 25% होती है, और कई बार तो वो 30% भी देखने को मिलती है माइल्ड स्टील के केस में। क्लियर? तो इससे मुझे एक चीज़ और पता चल गई कि ये जो ग्राफ है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन आपने ग्राफ प्लॉट किया है, ये स्केल में नहीं है। ठीक, स्केल में क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये जो रीज़न है ये 0.12% है, और इतनी 0.12 से लेके 1.4% है, और इतना जो पोर्शन है वो 1.4 से लेके 20 to 25% तक है। मतलब ये सीधी बात ये कि ये ग्राफ जो बना है वो स्केल में नहीं है। अब ये जो पोर्शन है O से लेके C' तक या यील्ड पॉइंट तक, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन है मतलब इस पोर्शन में मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। क्लियर? और इस C' से लेके ब्रेकिंग पॉइंट तक जो रीजन है इसमें मटेरियल का जो बिहेवियर होता है वो प्लास्टिक बिहेवियर होता है। मतलब मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। ठीक, प्लास्टिक बिहेवियर शो करने का मतलब है कि इस पे जब आप लोड अप्लाई कर देते हैं तो फिर मटेरियल उस रीजन में चला जाता है कि फिर वापस अपनी पोजीशन रिगेन नहीं कर पाता। क्लियर? इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो फेल होता है ये टेंशन टेस्ट है, लेकिन जो मटेरियल फेल होता है वो टेंशन में फेल नहीं होता, वो शियर में फेल होता है, क्योंकि मटेरियल जो है वो स्लिप करता है, मटेरियल की स्लिपिंग के कारण फेलियर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि टेंशन टेस्ट में मटेरियल जो है वो शियर में फेल होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है ये माइल्ड स्टील के लिए किया है। माइल्ड स्टील के लिए किया है मतलब Fe250 स्टील है वो, तो Fe250 मतलब यील्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू है जिसे आप सिग्मा y बोलते हैं वो 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी, और जो अल्टीमेट स्ट्रेस होगी जिसे आप सिग्मा u बोलते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा 350 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आती है इन केस ऑफ माइल्ड स्टील बार। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को और डिस्कस करते हैं। माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, नेकिंग इज फाउंड इन डक्टाइल मटेरियल एंड नॉट इन ब्रिटल मटेरियल। जो नेकिंग होती है मटेरियल के अंदर वो सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के अंदर होती है, ब्रिटल मटेरियल के अंदर नहीं होती। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, in brittle material yielding never occurs, therefore somewhere near point C fracture will occur। मैंने अभी आपको जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था तो कुछ A B C
डी कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उसमें यील्डिंग नहीं होती, इस कारण से जो फ्रैक्चर होगा वो सी पॉइंट के आसपास कहीं हो जाता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील शोज इक्वल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बट डिफरेंट यील्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील हैं उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट होती है, सेम होती है, लेकिन यील्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन अलग अलग होती हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट, इन माइल्ड स्टील प्लास्टिक स्ट्रेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। मैंने आपसे कहा था कि इलास्टिक स्ट्रेन जो होती है, मतलब पॉइंट सी तक जो स्ट्रेन मिलती है वो हमें कितनी मिलती थी, वो 0.12% मिलती थी, और जहाँ पे तक आप प्लास्टिक स्ट्रेन कंसीडर करते हैं, मतलब प्लास्टिक स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं, वहाँ पे जो स्ट्रेन होती थी वो 1.4% कुछ के आसपास कुछ होती थी। मतलब जो इलास्टिक स्ट्रेन है उससे 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा होती है प्लास्टिक स्ट्रेन। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, mild steel is more elastic than rubber, which means stress per unit strain in steel is high। ये ध्यान रखिएगा कि रबर जो है वो कम इलास्टिक होती है स्टील से, मतलब स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों है ऐसा? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन इन स्टील इज़ हाई, इसलिए स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। क्लियर? इफेक्ट ऑफ कार्बन परसेंटेज की बात और करते हैं कि अगर स्टील के अंदर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज करूं तो क्या चेंज होता है स्ट्रेस के ऊपर या स्ट्रेंथ के ऊपर, वो बताता हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन इंप्लाइज फ्रैक्चर स्ट्रेन रिड्यूसेस विच मीन्स यील्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेस इंक्रीजेस। कि अगर मैं स्टील के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज करता हूं तो उसकी जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो रिड्यूस हो जाती है, इस कारण से जो यील्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेस है वो बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे ग्राफ से ही पता चलता है, ठीक है? ये माइल्ड स्टील का ग्राफ आपको पता है, और जैसे जैसे आप कार्बन की परसेंट इंक्रीज करते हैं स्टील के अंदर तो फिर क्या होता है वो देखिए। तो जो बार मिलेगी उसे बोलेंगे HYSD बार। जब आपने थोड़ा परसेंट कार्बन को इंक्रीज किया स्टील के अंदर तो आपको जो बार मिली वो HYSD बार कहलाती है। HYSD बार मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। तो देखिए उसमें क्या हुआ कि माइल्ड स्टील की जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो ये, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से फ्रैक्चर स्ट्रेन कुछ रिड्यूस हुई, मतलब यहाँ पे मटेरियल का फ्रैक्चर हो जाएगा, किसका? HYSD बार का। ठीक, और इसकी जो सिग्मा y है वो भी इंक्रीज कर गई, अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस दोनों इंक्रीज कर गई। अब अगर मैं और परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज करूं तो फिर उस स्टील को बोलते हैं हाई कार्बन स्टील, और हाई कार्बन स्टील है तो उसकी जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो और रिड्यूस हो गई। देखिए वो और रिड्यूस हो गई, और जो उसकी अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस है वो और इंक्रीज हो गई। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि विथ इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन फ्रैक्चर स्ट्रेन रिड्यूसेस, कि फ्रैक्चर स्ट्रेन कम हो जाती है। क्लियर? एक थर्ड पॉइंट और देखिए, हाई कार्बन स्टील शोज ब्रिटल बिहेवियर, कि मटेरियल के अंदर या स्टील के अंदर जितना ज़्यादा आप कार्बन ऐड करते जाएंगे उसकी जो ब्रिटलनेस है वो बढ़ती जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा हाई कार्बन स्टील शोज ब्रिटल बिहेवियर, कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे मटेरियल का जो ब्रिटल बिहेवियर है वो बढ़ता जाएगा। देखिए मैंने एक चीज़ और लिखी, फोर्थ पॉइंट, माइल्ड स्टील शोज डक्टाइल बिहेवियर। मुझे पता है कि माइल्ड स्टील का जो बिहेवियर होता है वो डक्टाइल होता है, लेकिन आगे लिखा कार्बन कजेस ब्रिटलनेस इन द मटेरियल, कि जैसे जैसे कार्बन परसेंट इंक्रीज करोगे उसकी जो ब्रिटलनेस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी डक्टिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक, अब हम ट्रू एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील में कंपैरिजन की बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले टेंशन के लिए ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, और ये एक्चुअल या रियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा उसको ड्रॉ किया। अब
इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम उसे बोलते हैं जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ओरिजिनल कंसीडर करते हैं। मतलब थ्रू आउट द टेस्ट अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन या बार कांस्टेंट मानूं तो फिर जो स्ट्रेस आप कैलकुलेट करते हो या उसके बेसिस पे जो स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो उससे जब हम कर्व बनाते हैं तो हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। क्लियर? अब अगर मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करूं अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कर्व में स्ट्रेस कैलकुलेट करूं और उससे हम ये कर्व ड्रॉ करें तो फिर वो जो कर्व मिलता है वो रियल या एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। क्लियर? अब आपको कई सारी बुक्स में यहाँ से वो कर्व दिखाते हैं। एक्चुअली इस पॉइंट के बाद, ये जो अल्टीमेट पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बाद नेकिंग स्टार्ट होती है, इसलिए कई बुक्स में इसको यहाँ से दिखा देते हैं। लेकिन देखिए, याद रखिएगा कि आफ्टर दिस पॉइंट मतलब सी पॉइंट के बाद विदाउट चेंज इन स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीज होता है और स्ट्रेन इंक्रीज जब होगा मतलब इलोंगेट होगा स्पेसिमेन तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया तो कम होगा। तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल कर्व होगा वो इसके पैरेलल इस तरह से जाएगा और फिर यहाँ जाके फेल होता है मटेरियल। क्लियर? अब अगर मुझे एक्चुअल स्ट्रेस और ओरिजिनल स्ट्रेस में इक्वेशन चाहिए या रिलेशन चाहिए तो ये रिलेशन है। हम इस रिलेशन के थ्रू एक्चुअल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे ओरिजिनल स्ट्रेस से या नॉमिनल स्ट्रेस से। क्लियर? अब इस कर्व को कंप्रेशन में शो करना है तो कंप्रेशन में ये रहा, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है और ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये एक्चुअल या रियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। क्लियर? कंपैरिजन में हम टेंशन मतलब स्टील को हम टेंशन ही टेस्ट करते हैं, कंप्रेशन में टेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम ये वाला कर्व, लेकिन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो जो स्टील की स्ट्रेंथ होती है वो टेंशन और कंप्रेशन में कांस्टेंट मानते हैं। जितनी टेंशन में होती है उतनी ही हम कंप्रेशन में एज्यूम करते हैं। क्लियर? लेकिन कर्व की अगर बात करूं तो कर्व इस तरह से होता है और यहाँ पे जो इक्वेशन होगी एक्चुअल और ओरिजिनल स्ट्रेस के बीच में वो ये, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है। इसमें एक्चुअल जो कर्व है, ये जो रियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो ऊपर की तरफ होता है और इसमें नीचे की तरफ होता है कंप्रेशन में। ठीक है? अब हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए बात करते हैं टेंशन। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन हम कर्व प्लॉट करते हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए। तो देखिए, माइल्ड स्टील के लिए कर्व तो वही होगा जो अभी तक हम पढ़ते रहे, लेकिन कास्ट आयरन के लिए कुछ कर्व इस तरह का दिखेगा, एल्युमिनियम के लिए कर्व कुछ इस तरह का दिखेगा, कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का होगा और रबर के लिए इस तरह का होगा। क्लियर? अब ये ध्यान रखिएगा कि जब हम स्टील के अंदर कार्बन परसेंट इंक्रीज करते थे तो फिर फ्रैक्चर स्ट्रेन कम होती है, मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेन जो है वो रिड्यूस होती जाती है, लेकिन जो अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस है वो बढ़ती जाती थी। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके पहले, लेकिन जो कास्ट आयरन है वो ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन उसका जो कर्व होता है वो इस तरह का होता है। क्लियर? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो इस तरह का होगा। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्टील के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ होती है। क्लियर? जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के कंपैरिजन में 1/3 होती है और जो कंक्रीट है, कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के कंपैरिजन में 1/10 to 1/20 होती है। क्लियर? वो डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो उस पर डिपेंड करता है और ये उसके बीच में रिलेशन होती है। क्लियर? अब ये ध्यान रखिएगा कि ये मैंने रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया। अब रबर और स्टील में क्या डिफरेंस है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर माइल्ड स्टील ए, बी एंड सी, ये जो पॉइंट है ए, बी, सी डैश और सी आर वेरी क्लोज। ठीक है, बहुत पास पास। हालांकि ये बात सही है कि सी एट स्ट्रेस एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन स्ट्रेस एट पॉइंट बी,
एंड स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्ट्रेस एट पॉइंट ए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत पास होते हैं, इस कारण से मैंने ये बोला कि विच मीन्स माइल्ड स्टील इज लीनियरली इलास्टिक। देखिए मैंने जब आपको अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया था तो आपसे कहा था कि अप टू पॉइंट ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, मतलब लीनियर बिहेवियर में होती है, लीनियर बिहेवियर शो करती है, ठीक। लेकिन अप टू पॉइंट बी जो है वो इलास्टिक पॉइंट बी तक भी वो हम लीनियर एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी बहुत पास होता है, ठीक। और जो नॉन लीनियर होता है वो बी सी में होता है, थोड़ा सा पार्ट नॉन लीनियर होता है, लेकिन बहुत नॉन लीनियरिटी स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट इतने पास होते हैं कि हम सी पॉइंट तक भी लीनियर मान के और फिर एनालिसिस करते हैं, क्लियर। और इसीलिए मैंने कहा कि विच मीन्स माइल्ड स्टील इज लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, क्लियर। लेकिन रबर के साथ क्या होता है वो देखिए। फॉर रबर बी इज फार अवे देन ए, विच मीन्स रबर इज नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। इसका क्या मतलब है, देखिए ए और बी के बीच में बहुत डिफरेंस है। देखिए ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। रबर इलास्टिक मटेरियल है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन इन दोनों के बीच में वो जो गैप है वो ज़्यादा है, मतलब नॉन लीनियरिटी दिख रही है यहाँ पे, तो इसीलिए ये हम बोलते हैं कि ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, ठीक। अब आप सोच रहे हो कि प्लास्टिक क्यों नहीं है। देखिए प्लास्टिक के लिए मैंने एक अलग कंडीशन बताई थी। मैंने क्या बोला था प्लास्टिक के लिए, मैंने कहा था कि विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस, अगर स्ट्रेन इंक्रीज होती है तो वो स्ट्रेन हम प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो प्लास्टिक स्ट्रेन है ही नहीं, और इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक स्ट्रेन इन रबर इज नेग्लिजिबल, विच मीन्स रबर इज ब्रिटल। कि रबर ब्रिटल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक स्ट्रेन नेग्लिजिबल होती है। आया समझ में। जो प्लास्टिक स्ट्रेन आती है वो मटेरियल की किस प्रॉपर्टी के कारण, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण आती है, और डक्टिलिटी के कारण ही मटेरियल जो है वो इलोंगेट होता है और प्लास्टिक स्ट्रेन शो करता है, मतलब उसके अंदर प्लास्टिक स्ट्रेन मिलती है। और इसीलिए जो है जो माइल्ड स्टील है वो डक्टाइल मटेरियल है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न होता है प्लास्टिक स्ट्रेन का, क्लियर। अब हम बिहेवियर ऑफ मटेरियल की बात और करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, लीनियरली इलास्टिक, कि अगर लीनियर इलास्टिक कोई मटेरियल हो तो वो किस तरह का उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। तो देखिए अगर कोई मटेरियल के ऊपर आपने लोड अप्लाई किया, ठीक, और उस लोड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मिलेगी और उस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेन मिलती है, और इन दोनों के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब y = mx + c को फॉलो करता है कर्व, तो फिर हम बोलते हैं कि वो मटेरियल लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है, क्लियर। तो देखिए मैंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन से शो किया आपने, और यहाँ पे tan θ होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और विच इज़ इक्वल टू E, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है, क्लियर। अब अगर मटेरियल नॉन लीनियर इलास्टिक हो, सेकेंड टर्म में हम बोलते हैं कि नॉन लीनियर इलास्टिक, कि अगर मटेरियल पे आपने लोड अप्लाई किया और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आपने देखा और वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब y = mx + c को फॉलो नहीं करता, किसी दूसरे कर्व को फॉलो करता है, तो हम बोलते हैं कि वो मटेरियल नॉन लीनियर इलास्टिक है। और इलास्टिक वर्ड इसलिए कि आपने लोड अप्लाई किया और उस लोड को जब रिमूव करते हैं, लोड अप्लाई किया तो आपको स्ट्रेन मिला, और जब उस लोड को रिमूव किया तो मटेरियल अपनी पोजीशन को वापस रिगेन कर लेता है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि वो इलास्टिक मटेरियल है, वो प्लास्टिक रीजन में नहीं गया, ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला कि वो नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर देगा वो मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस पर टेंजेंट डाला इस कर्व के ऊपर, तो फिर वो जो dy/dx है उसे बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस, क्लियर। यहाँ पे E बोलते थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट मॉडुलस, क्लियर। अब ये जो थर्ड टर्म है इसे बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक। ये इलास्टोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है कि अगर कोई मटेरियल अप टू सर्टेन लिमिट तक इलास्टिक बिहेवियर शो करे और उसके बाद वो प्लास्टिक रीजन में चला जाए,
ठीक है, मतलब आपने एक लोड अप्लाई किया, जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते गए वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो गई, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद विदाउट चेंज इन लोड या विदाउट चेंज इन स्ट्रेस मटेरियल इलोंगेट होने लगे, तो हम बोलते हैं कि वो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है। क्लियर? इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं फोर्थ टर्म की, इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, यहाँ पे ये इलास्टिक है और ये प्लास्टिक रीजन है। ये इलास्टोप्लास्टिक आप कैसे बोलते हैं कि इस लिमिट तक जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज होती है, ठीक है, और लोड को हटाते हैं तो मटेरियल अपनी पोजीशन वापस रिगेन कर लेता है। लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट लोड आप इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल वापस अपनी पोजीशन रिगेन नहीं कर पाता, मतलब उसके अंदर प्लास्टिक स्ट्रेन मिल जाती है, प्लास्टिक स्ट्रेन मिलने लगती है। क्लियर? तो फिर अगर आपने लोड इंक्रीज किया तो फिर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रही है, तो फिर मैंने कहा कि वो इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज में है, या वो मटेरियल इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। देखिए, इसमें अलग बात थी, इसमें मैंने क्या बोला कि विदाउट चेंज इन स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीज कर रही थी, इसलिए मैंने उसको इलास्टोप्लास्टिक बोला था। यहाँ पे स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन तो इंक्रीज कर ही रही है, साथ साथ स्ट्रेस भी इंक्रीज कर रही है, इसीलिए मैंने बोला कि ये इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आइडियल प्लास्टिक, या फिफ्थ टर्म जो है वो आइडियल प्लास्टिक है। अब आइडियल प्लास्टिक का क्या मतलब होता है? अगर आपने किसी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई किया और उस लोड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन मिलने लगे, उस लोड के करस्पॉन्डिंग मटेरियल जो है वो इलोंगेट होने लगे, ठीक है, विदाउट चेंज इन स्ट्रेस मटेरियल अगर खिंचता चला जाए तो हम बोलते हैं वो प्लास्टिक मटेरियल है, जिसे आप आइडियल प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे वेट मड जो होती है उस पर आपने एक फोर्स लगाया तो वो खिंचने लगता है, ऑटोमेटिक आप मूव करने लगता है, तो फिर उसे हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक। कि इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग देखिए मटेरियल के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इसीलिए मैंने बोला कि ये आइडियल प्लास्टिक है। क्लियर? अब एक सिक्स्थ टर्म की बात करते हैं, रिजिड। ये रिजिड बिहेवियर क्या होता है? देखिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई होता है, और अगर मैं ई की जगह इनफाइनाइट पुट कर दूं तो फिर स्ट्रेन कितना हो जाएगा? जीरो। स्ट्रेन जीरो होने का मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग कितना भी फोर्स अप्लाई करते जाएं और स्ट्रेन की वैल्यू जीरो मिले, इसका मतलब है कि वो रिजिड मटेरियल है। जैसे आप स्टोन जो है वो रिजिड मटेरियल का एग्जांपल है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते रहिए, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलता, कोई स्ट्रेन नहीं मिलती, मतलब वो रिजिड मटेरियल का एग्जांपल है। ठीक, तो मैंने कहा कि इफ स्ट्रेन इज इक्वल टू जीरो तो फिर देयरफॉर वो दैट मटेरियल इज नोन एज रिजिड मटेरियल। और देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अब रिजिड मटेरियल है, स्ट्रेन की वैल्यू जीरो है, मतलब ये जो आएगा ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, ये जो लाइन आएगी ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है या टेन थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात और करते हैं, सॉरी सेवन्थ प्रॉपर्टी की, जिसे बोलता हूँ आइडियल फ्लूइड। अब देखिए, ई अगर ज़ीरो हो जाए किसी मटेरियल का तो क्या होगा? मुझे पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई होता है, और ई की अगर मैं जगह, ई की जगह मैं ज़ीरो प्लेस कर दूं तो स्ट्रेन इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। तो स्ट्रेन का इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है कि जैसे एक फ्लूइड है, उस पे विदाउट चेंज इन फोर्स या विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स क्या होता है? मटेरियल मूव करने लगता है, मतलब हम उस पर फोर्स नहीं लगाते तो भी वो मूव करता है, मतलब उसके अंदर स्ट्रेन दिखती है या मटेरियल बहता है, तो हम उसको बोलते हैं वो फ्लूइड, या उसको आइडियल फ्लूइड बोल देते हैं। मींस आइडियल फ्लूइड के केस में ई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड के केस में जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो मूव, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू मिलेगी, स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल मिलेगी, ठीक है, मतलब स्ट्रेस ज़ीरो है और जो स्ट्रेन मिल रही है, तो जो कर्व है वो
इस लाइन के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर? तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, मैंने उसके बारे में बात की। अब एक प्रॉपर्टी की बात और करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीज इन प्लास्टिक स्ट्रेन मीन्स डक्टिलिटी इंक्रीजेस। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो उसका प्लास्टिक बिहेवियर होता है वो उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण होता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज इन प्लास्टिक स्ट्रेन मीन्स डक्टिलिटी इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे प्लास्टिक स्ट्रेन इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज होती है उस मटेरियल की। क्लियर? आगे देखिए, एंड डिक्रीज इन प्लास्टिक स्ट्रेन मीन्स ब्रिटलनेस इंक्रीजेस, कि अगर उसकी प्लास्टिक स्ट्रेन डिक्रीज होती है किसी मटेरियल की, मतलब उसकी आप ब्रिटलनेस इंक्रीज कर रहे हैं, कि जैसे जैसे प्लास्टिक स्ट्रेन कम होती जाएगी वैसे से मटेरियल की ब्रिटलनेस बढ़ती जाएगी। क्लियर? आज हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात की, बिहेवियर ऑफ मटेरियल के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे क्रीप क्या होता है, फटीग क्या होता है, इंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, मटेरियल की टफनेस क्या होती है। इन सब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के थर्ड वीडियो में। थैंक यू।